महंगाई की बात करें तो शहर कायद में महंगाई का राज बरकरार है। ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने के सबब आटा भी महंगा हो चुका है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। जी बिल्कुल, महंगाई का राज बदस्तूर बरकरार है। और अगर हम बात करें आटे की, तो आटे की कीमतों में हम इजाफा देख रहे हैं। बिलखुसूस उसकी बुनियादी वजह ये देखने में आ रही है कि ओपन मार्केट में गंदम जो है वो एक बार फिर महंगी हो गई है। ओपन मार्केट में गंदम फ़ी किलो जो है वो तकरीबन 6 रुपये इजाफे से 98 रुपये पर पहुँच गई है। और अगर हम बात करें फ़ी किलो आटे की, चक्की के आटे की, तो उसकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। चक्की का आटा जो है वो 5 रुपये महंगा होकर फ़ी किलो 125 रुपये किलो पर पहुँच गया है। इसी तरीके से बात करें चक्की का जो 5 किलो का जो आटे का थैला है वो भी तकरीबन 25 रुपये इजाफे से 625 का हो गया। और अगर हम बात करें 10 किलो के थैले की चक्की के आटे की, तो वो भी तकरीबन 1250 पर पहुंच गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं छोटी चक्की के मालिक फ़जल हकीम। इनसे जानते हैं क्या वजूहत है फ़जल साहब के आटा भी महंगा हो रहा है, चक्की का आटा भी महंगा हो गया, गंदम भी महंगी हो गई। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है, और क्या आप देख रहे हैं, क्या वजूहत सामने आई हैं? असल में देखें, हमें तो इतना इल्म नहीं होता है। हम ओपन मार्केट से गंदम ख़रीदते हैं, हमारे पास कोटा भी नहीं है। और इसके अलावा जो फ्लोर मिल वालों से कभी हम जैसे फ़ाइन आटा ले लेते हैं, तो उन्होंने भी एक कट्टे के ऊपर 500-500 रुपये बढ़ा दिए। तो जब फ्लोर मिल वालों की तरफ से आटे पे या मैदे पे कोई रेट बढ़ जाता है ना, तो हमें पता चल जाता है कि जी अब ओपन मार्केट में भी रेट बढ़ने वाला है। तो उसी सूरत हाल को देखते हुए जो गंदम हम ओपन मार्केट से 91-92 रुपये में ले रहे थे, वो इस वक्त 98 रुपये में मिल रही है। ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है हमने तो उसी हिसाब से आटा बेचना है। तो 120 से लेके 125 रुपये तक जो है अभी इस वक्त चक्की का आटा बिक रहा है। आज बिल्कुल ये थे फ़जल हकीम, जिनका कहना है कि आटा महंगा होने की वजह से और बिलखुसूस गंदम महंगा होने की वजह से जो है वो इनके कारोबार पर असर पड़ा है। क्योंकि जो शहरियों की जानिब से जो है वो महंगाई की वजह से क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हुई है। और इसके साथ साथ जब आटा महंगा हुआ है और गंदम महंगी हुई है, तो लोगों की जानिब से जो है वो ख़रीदारी भी जो है वो कम देखने में आ रही है। और इसकी वजह से इसके साथ इनके कारोबार। शुक्रिया वसीम इफ्तिखार अपडेट करने के लिए। शहर में ठंडी हवाएं चलते ही फैमिलीज ने हलवा पूरी और पराठों से लुत्फ अंदोज होने के लिए रेस्टोरेंट और ढाबों का रुख कर लिया है। बोर्ड बेसन में वाक़े होटल पर नाश्ता करने वालों का रश लग गया है। शुमाइला नियाजी भी वहीं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शुमाइला, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा हो, इतवार का दिन हो और अहलियान कराची तफरीह की गर्ज से ढाबों वगैरह का रुख ना करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ बोर्ड बेसन का इलाका है और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि लोगों का रश है, यहाँ पर मौजूद हैं। इतवार का दिन वो अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए। इस वक्त मेरे साथ एक होटल के मालिक, डेरा के मालिक एहसान इलाही साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी ये बताइएगा कि इतवार के दिन जब लोग इस तरह से आते हैं आपके होटल में, क्या ख़ास वजह है कि इतना रश होता है आपके होटल पर? सबसे पहले तो अल्लाह की रहमत है जी, फिर लोगों की मोहब्बत है, और तीसरा क्वालिटी है। तो और कब से मोहब्बत और क्वालिटी मिल के ये सारा गुलदस्ता बनाया हुआ अल्लाह ताला की ज़ात। और आपका ये होटल कब से है यहाँ पर? ये जी 16 साल हो गए हैं, 16 ईयर्स। 16 साल हो गए। और इस तरह जो मयार है आपने कैसे बरकरार रखा और लोग आते ही रहते हैं? ये सोचा नहीं किसी चीज़ में कमी करनी, और हर चीज़ पे बराबरी की सतह पे सब चीज़ें रखी हुई हैं। अल्लाह पाक ने उसमें बरकत डाली हुई। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद हो आपके रेस्टोरेंट की और वो शौक़ से खाते हैं और पसंद करते हैं? हमारा चिकन चीज़ पराठा है, और चिकन पनीर रेशमी, मटन पनीर रेशमी, ये सबसे ज़्यादा चलती। उसके अलावा पिज़्ज़ा पराठा, पराठों की तो लॉट ऑफ वैरायटी, बिकॉज आई एम प्राउड टू से दिस थिंग कि वी आर द पायनियर्स ऑफ द पराठास इन होल ओवर द पाकिस्तान। अगर आप ये हैं, मतलब आप पायनियर्स हैं पराठों के अंदर, तो आप क्या रेसिपी कोई शेयर करेंगे हमसे? रेसिपी शेयर कर भी लें, फिर भी जो मतलब वो कहते हैं ना मुकद्दर, दैट इज़ समथिंग डिफरेंस। जैसे कि आपने रेस्टोरेंट के मालिक का बयान सुना, उनका ये कहना था कि लोगों के आने की यहाँ पर वजह सिर्फ़ और सिर्फ मयार है, उनके खानों का मयार है जो उन्होंने 16 साल से इसे बरकरार किया हुआ है, और जिसकी वजह से लोग हर बार खींचे चले आते हैं उनके रेस्टोरेंट पर और अपना जो दिन है वो भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया शुमाइला, आप हमें अपडेट कर रही थी। और नाश्ते के बाद लोड शेडिंग की बात कर लेते हैं। कराची में लोड शेडिंग से शहरियों की जान नहीं छूट सकी। किमाड़ी जैक्सन के इलाके में ठंडे मौसम में भी 12-12 घंटे की बिजली की तवील लोड शेडिंग की जा रही है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब।
बिल्कुल, देखिए कराची शहर में लोड शेडिंग का अजाब जो है वो सर्दी के मौसम में भी बरकरार है और शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में, कमर्शियल इलाकों में, मार्केट्स में अबतर तरीन सूरत हाल का सामना है। इस वक्त अगर बात की जाए तो मैं मौजूद हूँ कराची के एक ऐसे इलाके में जो कि पोर्ट से करीब तरीन इलाका है। किमाड़ी का ये इलाका है, जैक्सन ये मार्केट है, एक अहम तरीन मार्केट है, लेकिन यहाँ पर इस मौसम में भी जो है वो 12-12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त भी लाइट यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि सुबह से जो है वो गायब है और 3-3 घंटे के तवील शेड्यूल के तहत यहाँ पे जो है वो 4 मरतबा दिन में लाइट जारी है। कुछ हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद, उनसे बात भी कर लेते हैं। बहराम नाम है इनका। बहराम साहब, ये बताइएगा कि कब से ये सिलसिला जारी है? अब तो मौसम भी बदल गया है, लोड शेडिंग के मिजाज में तब्दीली नहीं आ रही है। बिल्कुल, तकरीबन ये दूसरा साल से ये मामला चल रहे हैं। तकरीबन 12 घंटे, 14 घंटे, 13 घंटे, ऐसी मैंने 12 घंटे बराबर ही जा रहे, कोई टाइमिंग सेटिंग नहीं है की। मतलब ये हालात है बिजली का, इससे बंदा क्या कारोबार करे, क्या मतलब ज़िंदगी से परेशानी मामलात है। बिल ठीक ठाक आ रहे, 15, 14, 13, 12 हज़ार रुपये बिल आ रहे। KLDT के पास चले जाए, वो कहते हैं कि भाई आपकी नोट पूरी आ रहे, इतनी बिजली खर्च हो रही। इससे आज से कई अर्सा पहले भी यही नोट खर्च हो रहा था, यही बिजली थे, पोजीशन थे, मगर कोई इसमें तब्दीली अहमद नहीं हो रहे। ना कि इलेक्ट्रिक वहाँ बात मानते हैं अच्छी इंसानियत की तरह, ना कुछ नहीं, बहुत बेतमीजी से बात करते हैं। क्या समझते हैं कि कौन के इलेक्ट्रिक को जो है वो इस मामले पे दुरुस्त कर सकता है? कौन के इलेक्ट्रिक को दुरुस्त रवैये पे लाएगा? यार ये इस वक्त आप सबको ये हालात बेहतर ही पता है कि बंदा इस पे मतलब हम कुछ नहीं कह सकते, सबको पता ही है, ये कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। मगर इसके बस हम अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह पाक आफियत रखे इस मुल्क के ऊपर, अल्लाह पाक इस मामलात निज़ाम को दुरुस्त करे। हम यही दुआ चाहते हैं, यही दुआ करते हैं। बाकी आपको पता है अवाम की कितनी परेशानियाँ हो रही है, कितने मामलात हो रहे हैं, क्या करे अवाम। बिल्कुल, देखें दुकानदारों को परेशानी है, कारोबार बुरी तरह मुतासर है। बड़ी मार्केट है कराची की, एम्प्रेस जो ये पोर्ट के साथ ये मुंसलिक मार्केट है, जैक्सन मार्केट है और बहुत यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अशिया के हवाले से ये मार्केट मशहूर है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम जब दुकान पे मौजूद होगा तो जाहिर है उसको दिखाने के लिए बिजली की ज़रूरत होगी और बिजली की अदम दस्तयाबी के बायस जनरेटर्स का इस्तेमाल आप देख सकते हैं कि हर तरफ किया जा रहा है। जनरेटर्स के बगैर कारोबार जो है वो मुश्किल है और जनरेटर्स की वजह से जो एक तरफ तो बिल अदा करने पड़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के पूरे, और दूसरी जानिब जनरेटर्स की जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है, और पेट्रोल की कीमत पहले ही ज़्यादा है, तो तमाम तर अखराजात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और सिर्फ कारोबारी बिरादरी का यही मुतालबा है कि अब ख़ास तौर पर जब मौसम भी तब्दील हो चुका है, बिलों की अदायगी भी पूरी है, तो उस वक्त के इलेक्ट्रिक जो है वो अपने मिजाज में तब्दीली लाए और इस इलाके में बिजली का जो निज़ाम है उसमें बेहतरी। बहुत शुक्रिया हबीब अपडेट करने के लिए। शहर कायद में गर्द आलूद हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। इस वक्त शहर में 25 से 30 नॉटिकल माइल की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कराची पाकिस्तान के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर पहुंच गया है। बात करेंगे आदिया नाज से, आदिया हमें अपडेट करेंगी। शहर कायद के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। आदिया हमारे साथ मौजूद हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। आदिया बताइएगा। बिल्कुल, आज शहर में गर्द आलूद हवाओं के जो है वो डेरे हैं। गुज़श्ता रात ये हवाएं जो है वो शुरू हुई थी और महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त शहर में तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से ये हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। ओवरऑल बात करें तो इस वक्त हवा की रफ्तार तकरीबन 25 से 30 नॉटिकल माइल है। महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि आज शहर में ये हवाएँ जो हैं वो चलती रहेंगी और ये इन हवाओं का सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज़ तक शहर में डेरे डाले रखेगा। पॉल्यूशन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यही वजह है कि कराची इस वक्त पॉल्यूशन में पहले नंबर पर आ गया है और इस वक्त तकरीबन 213 पार्टिकुलेट मैटर इसके फ़ज़ा में जो है वो ज़रात की तादाद बताई जा रही है। आपकी बात मैं यहाँ के रिहायशियों से कराऊंगी और इनसे जानेंगे कि पॉल्यूशन इंसानों के लिए कितनी ख़तरनाक होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। पॉल्यूशन पे कराची आज जो है वो पहले नंबर पर चला गया है और ये बड़ी हैरान कुन बात है कराची वालों के लिए और इनकी सेहत के लिए भी बहुत ख़तरात हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। सांस की बीमारियां हैं, दूसरी बीमारियां हैं, इससे बहुत नुकसान हो सकता है। शहरियों को तो यही चाहिए बस मास्क यूज़ करें। आज मामूल से ज़्यादा हवा है और इस वक्त की अगर आप चेक करें एयर क्वालिटी तो तकरीबन पहले नंबर पर है। आज हवा चल रही है, थोड़ा सा मौसम में चेंजिंग आई है। आज चेंजिंग आई है मौसम में। बिल्कुल, ये हवाएं जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती हैं क्योंकि ये जो पॉल्यूशन है ये गले के अमराज का बायस बनती है। दमा हो सकता है, फिर डस्ट एलर्जी हो सकती है। डस्ट एलर्जी तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, गले में ख़ारिश, नाक में ख़ारिश। फिर इससे बचने के लिए बिल्कुल सही तरीक़ा बताया कि मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और आँखों के ज़रिए भी डस्ट आपके अंदर जाती है तो उसके लिए जो है वो चश्मों का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज कराची पहले नंबर पर इस वक्त है और आंदा तक कराची। बहुत शुक्रिया आदिया, आपने हमें अपडेट किया। और कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है।
फ़ज़ा में आलूदगी के ज़रात की तादाद 191 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल से। जी नुमान। जी बिल्कुल, कराची पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले, जबकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ चुका है। इस शहर के आलूदा होने की वजूहात में एक वजह जो है वो इसमें जारी तरक्याती मंसूबे जो कि कहीं ना कहीं इल्तिवा का शिकार हैं या फिर जो है वो सुस्त रवि का शिकार है काम, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो मुश्किलात से दो चार रहते हैं। मैं इस वक्त बलोच कॉलोनी के पुल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर भी रोड की तामीर का काम जो है पिछले कई माह कबल शुरू हुआ था और अभी तक जारी है, जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं, यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर हैं, वो अज़ियत का शिकार रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं। मेरे कैमरामैन अजमल आपको दिखा सकें तो ये रोड की हालत है, जहाँ पर सुबह के औकात में पानी तो डाल दिया जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ घंटे बाद ही जब ये पानी सूख जाता है तो दोबारा से यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी मुसाफिरों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इसकी वजह से यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हादसात भी होते हैं। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है। सर बताइएगा ज़रा, क्या मुश्किलात रहती हैं इस रोड से गुज़रने में आपको? अस्सलाम वालेकुम। मुश्किलात तो बहुत बुरे हाल से बंदा गुजरता है। यहाँ से इतनी मिट्टी धूल होती है, हम बैठ भी नहीं सकते। हम रिक्शा ड्राइवर है भाई, जब से बारिश हुई है, बारिश के बाद ये रोड का ये सत्यानाश हो गया। ये तो दूर की बात है, मोहल्ले में जाके देखो, मोहल्ले में भी यही डेकोरेशन है, गली मोहल्ला, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। तो गैस, उसके अलावा ये रोड तो अल्लाह माफ़ी करे, आप खुद देखोगे रोड शोरूम है, फर्नीचर मार्केट है, इसकी शक्ल देखो, अंदर इतनी मिट्टी धूल है। पानी, आप पानी की बात कर रहे थे, ये कभी कभार पानी आता है, ये रोज़ाना नहीं लगता। ये 2 दिन 4 दिन के बाद पानी, वो भी एक साइड पे लगा के चले जाते हैं, बस फिर ये 3 दिन के बाद फिर ये पानी लगाते हैं। अब क्या करें सर, हादसात होते हैं इसकी वजह से? भाई हाँ, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हुआ, ऊपर वाले रोड पे हुआ था, जब वो भी नहीं बना हुआ था। बहुत गंदा हादसा हुआ था, बहुत बड़ी गाड़ी गंदी बिल्कुल गाड़ी भी ख़राब होती थी, चलते चलते में बहुत मसले पैदा हो। शाम के टाइम 3 बजे के बाद ये इस रोड पे इतना रास्ता जाम हो जाता है कि आप देखने के काबिल ही नहीं होता, कि बंदा पैदल भी नहीं जा सकता। यकीनी तौर पर शहरियों को इस शाहरा से गुजरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस रोड पर जब धूल मिट्टी उड़ रही होती है तो उसकी वजह से गाड़ियों की कतारें भी लग जाती हैं, ट्रैफिक भी जाम हो जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो शहरियों की गाड़ी वो भी ख़राब होती है। बहुत शुक्रिया नुमान गुल अपडेट करने के लिए। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस नाक, कान और गले की बीमारियां आम होने लगी हैं। गर्दो गुबार और मौसमियाती तब्दीली से बच्चे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उबैद शाह से। जी उबैद। जी, वबाई अमराज के बाद शहर कायद के मकीन मौसमियाती तब्दीली के बाद जो होने वाली मामलात हैं उसमें भी मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मौसम अभी मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं हुआ है, सर्दियों की आम सीज़न शुरू हो चुका है, लेकिन कराची के जो मौसम है वो दिन में गर्म और रात को सर्द होता है। मैं इस वक्त जिना अस्पताल के ANT डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ। डॉक्टर रज़्ज़ाक डोकर साहब जो कि ANT शोबा ANT के सरबराह हैं हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इन तमाम तरह मौसमियाती तब्दीलियों और जो गर्द आलूद माहौल है इससे बच्चे किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं, उनमें कौन से डिजीज़ जन्म ले रहे हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है, क्योंकि जो माहौल चेंज हो रहा है या वेदर चेंज हो रहा है उसकी वजह से ख़ास तौर पर बच्चों के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा शिद्दत से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनका तो गला ख़राब हो रहा है, नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, गले ख़राब हो रहे हैं। और इसकी वजह से मेन चीज़ पे जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र तकरीबन 4 से 5 या 6 साल की होती है, उनको रात को कान में पेन होता है, दर्द होता है, फीवर होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है। उसकी वजह से कान में बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है और उसकी वजह से क्या होता है, बाज़ औक़ात कान से पस आना शुरू हुई थी, पानी आना शुरू हुई थी। तो ये आजकल बहुत पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा सर, ये कान के दर्द की शिकायत के लिए जब हम किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो फौरी तौर पर एंटीबायोटिक लिख दी जाती है, तो एंटीबायोटिक को आप किस हद तक समझते हैं कि बेहतर है और ख़ासतौर पर छोटे बच्चों को देने चाहिए कि नहीं? डेफिनेटली सबसे पहले तो हमें ये पता करना चाहिए ये जो सीज़न चल रहा है ये वायरल है, वायरल के अंदर एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। जब एक डॉक्टर को ये पता है कि इस वक्त इस सोसाइटी में, माशरे में जो एलर्जी हो रही है, जो वायरल हो रहा है, उसके अंदर कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने पेशेंट को ये कन्विंस करना चाहिए कि इसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ से आपको ये परेशानी हो रही है उससे आपको अवॉइड करना चाहिए।
जी रज़ाक डोकर साहब हमें बता रहे थे कि मौसमियाती तब्दीली के बाद भी जो अमराज जन्म लेते हैं उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है, और उसके साथ ही साथ अगर छोटे बच्चे कान की तकलीफ़, नज़ला और गले की खराश का अगर शिकार हो जाएं तो फ़ौरी तौर पर एंटीबायोटिक की तरफ ना जाएं, बल्कि अपने मौलिज से बर वक्त रब्ता करें और उनके जो गले की तकलीफ़ है या कान का दर्द है उस समझने की ज़रूरत है। अवैध शाह अपडेट करने के लिए। फितरत की खूबसूरत तख्लीकात में से एक पहाड़ों का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन बनाने का मकसद पहाड़ों की कुदरती हुस्न और इनके कुदरती माहौल को बरकरार रखना है। बात करेंगे इस हवाले से रोहा फातिमा से। रोहा बताइएगा। 11 दिसंबर आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज से 2003 में 11 दिसंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक इजलास में पहाड़ों के आलमी दिन को मनाने जाने का फ़ैसला हुआ था, जिसके बाद हर साल नई थीम को लेकर पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जाता है। इस साल की जो थीम है वो है वुमेंस मूवमेंट के हवाले से, कि जो देहात में औरतें काम करती हैं, खेती बाड़ी करती हैं, उनकी हिम्मत, वो बाहिम्मत ख़वातीन के हवाले से। इस वक्त मैं कराची की बहुत ही मशहूर कटी पहाड़ी पर मौजूद हूँ, जो कि जहाँ का पहले नाम सुन के ही हर शख्स डर जाता था, लेकिन अब वही जगह है जहाँ का माहौल बहुत ही सुकूनदेह है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, यहाँ के रिहायशी। आइए उनसे जानते हैं कि पहाड़ी बनने से जो 2 रास्ते खुले हैं उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ। जी भाई बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल हमीद है। मैं करीब बताऊँ, कटी पहाड़ी बनने से पहले ये हुआ कि जो औरंगी कस्बा और उनकी वजह से उनको बहुत ही सहूलत हो गई है। पहले उन्हें पूरा घूम के अब्दुल्ला कॉलेज की तरफ से घूम के आना पड़ता था, इसके बनने की वजह से इन्हें बहुत सहूलत हो गई। दूसरा ये कि यहाँ से ये नाज़माबाद और इससे आप डायरेक्ट ये औरंगी जा सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये पहाड़ कब से ये रास्ते खुले हैं यहाँ? ये खुले ये मुस्तफ़ा कमाल को उसमें जब हुआ था उस वक्त से ये पहाड़ को काट के रास्ते बनाए गए थे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जब से ये 2 रास्तों को खोला गया है, यानी यहाँ से जो सीधे हाथ की तरफ जाता है रास्ता, वो जाता है सीधा कस्बा कॉलोनी की तरफ, यानी औरंगी की साइड निकलता है, और यहाँ से अगर उल्टी साइड इसके अपोजिट रास्ता जाता है वो जाता है नाज़माबाद की तरफ। तो पहले जो था वो दोनों रास्ते काफ़ी घूम कर जाना पड़ता था लोगों को, जो कि आवाम के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब से पहाड़ को काट के ये 2 रास्ते बनाए गए, तब से बहुत ही आसानी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया रोहा, आपने हमें अपडेट किया। छुट्टी के रोज़ इतवार बाज़ारों की रौनकें बढ़ जाती हैं। क्लिफ्टन के इतवार बचत बाज़ार में भी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। मज़ीद बताएंगी राबेल अशरफ। जी बिल्कुल, इतवार का दिन और लोग इतवार बाज़ारों का रुख ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। इसी मुनासिबत से आज मैं मौजूद हूँ क्लिफ्टन के बचत बाज़ार में, जो कि सैटरडे और संडे वाले दिन ही लगता है। मेरे साथ मौजूद हैं दुकानदार, इस जहाँ पर सर्दियों की मुनासिबत से जो है जैकेट्स वगैरह मौजूद है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी भाई मुझे बताइएगा कि आपके पास किस किस की लड़कों की लड़कियों की जैकेट्स मौजूद हैं, किनकी क्या क्या प्राइजेज़ हैं? इसकी मुख्तलिफ प्राइस है, तकरीबन ये 350 के पर पीस आते हैं। यहाँ पर ये लंडे का माल है, बाहर से जो इंपोर्ट होता है ये वही माल है तकरीबन। इसमें लेडीज़ बचकाना, उसमें बाबा बेबी, ये हमारे पास वैरायटी मौजूद है। ठीक है जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं जिनके पास जो है इम्पोर्टेड बोस की लीलन मौजूद है। इनसे बात करते हैं। भाई मुझे बताइएगा कि आपके पास लड़कियों के सामान मौजूद है, इसकी क्या क्या प्राइसेस है? 2 पीस वगैरह दिख रहे हैं, हमें बताइएगा इनकी क्या प्राइस है? मेरे बहन ये 2 पीस है, बाहर का कोरियन चैन है। इसमें 1 पीस सूट चाहिए आपको 1500 का पड़ेगा। 1500 रेट हम बताते हैं, फ़ाइनल 1000 रुपये हो जाएगा। और सादा शलवार के साथ चाहिए आपको 8000 रुपये हम बताते हैं, 800 रुपये फ़ाइनल हो जाएगा। ये सारे प्रिंट इसी के पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और दुकानदार मौजूद है जिनके पास जो है लड़कियों के लिए ज्वेलरी वगैरह मौजूद है, और लड़कियों को ज्वेलरी वगैरह का तो काफ़ी शौक होता है। तो इनसे बात करते हैं। भाई आपके मुझे बताइएगा कि आपके पास कौन कौन सी ज्वेलरी मौजूद है, और ये क्या ये इम्पोर्टेड है? और जरकून वगैरह जो है काफ़ी महंगा होता है, तो मार्केट प्राइस से सस्ते दामों मिल रही हैं ये? जी बहन, इसमें जरकून में भी है, लाहौरी में भी है, इसमें चाइनीज़ भी है, इसमें और पाकिस्तानी भी है, सब कुछ इसमें अंदर। अच्छा, ये मार्केट प्राइस से सस्ते दामों यहाँ पे मिल जाएगी? मार्केट में 800, 850, 900 ऐसे रेट, इधर 600, 550, 700 ऐसे रेट होगा।
जी बिल्कुल, मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है और ख़रीदार भी मौजूद है। उनका ये कहना है कि ये बचत बाज़ार जो है काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि जो मार्केट प्राइस में जो चीज़ आपको 1200 1500 तक ही मिल जाती, वही आपको चीज़ यहाँ पर 200 300 तक में इम्पोर्टेड चीज़ें मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया राबेल, आप हमें अपडेट कर रही थी। और कराची एक्सपो सेंटर में होने वाले आलमी कुतुब मेले का आज चौथा और आखिरी रोज़ है। स्कूल्स के बच्चे भी बुक फेयर में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं काविश मेमन। जी बिल्कुल, कराची के एक्सपो सेंटर में आलमी बुक फेयर का सिलसिला जारी है। इस बुक फेयर में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के 300 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें तलबा और तालबात हों या आम जो शहरी हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस वक्त मेरे साथ स्कूल्स के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। उससे पहले स्कूल की प्रिंसिपल है। मैडम बताइएगा, इस बुक फेयर को कैसे देखती हैं आप? मुझे एक्सपो में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ देखकर ये लग रहा है कि अब भी आजकल के दौर में लोगों के अंदर बुक्स को पढ़ने की दिलचस्पी मौजूद है, जिसको देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे बच्चों से भी कुछ बात करें और इनके भी ख्यालात को जो है ना सामने लेकर आए। अच्छा, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। अच्छा बेटा बताइएगा, आप स्कूल्स की जो तालीमी निसाब है उसको कुछ पढ़ने की अहम किताबें मिली आपको यहाँ पर? जी हाँ, बायो वगैरह की किताबें थी और हिस्टोरिकल बुक्स वगैरह थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे फिक्शनल नॉवेल्स भी थे और लिटरेचर्स भी थे और बहुत सारे उर्दू नॉवेल्स, इंग्लिश नॉवेल्स, बायोलॉजी की भी बुक्स हैं, वो हमने देखी। क्या कहेंगे, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए? जी ज़रूर, इस तरह के इवेंट ज़रूर होने चाहिए। इट्स अ वंडरफुल स्टेप, क्योंकि आजकल की जो यूथ है वो बुक्स से काफ़ी ज़्यादा दूर होती जा रही है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि बुक लवर्स को और बुक्स लीडर्स को अंडर द वन रूफ यहाँ पे जमा किया है। तो इस टाइप के इवेंट्स ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए। आप कुछ फरमाएंगे? जी, वो मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन था। तो और वैसे ही मुझे हिस्ट्रिकल बुक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और मैं अभी बहुत सारी हिस्ट्रिकल बुक्स जो हैं वो बाय करूँगी। जी, यहाँ पे आके बहुत मज़ा आया और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करने की कोशिश की है और बुक्स को देख के जो नॉलेज हासिल हुई है उसमें इंटरेस्ट हुआ है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और इस तरह के एग्जीबिशन होने चाहिए, इससे हमारी नॉलेज में इजाफा होता है और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होता है। जी बिल्कुल, जो मुख्तलिफ स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी बड़ी तादाद ने इस एग्जीबिशन में शिरकत की है और जो तालिब इल्म है उनका ये कहना है कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि जो यहाँ पर बुक्स रखी गई हैं, इंटरनेशनल बुक्स हैं, इसके अलावा जो तालीमी निसाब में शामिल किताबें वो भी रखी गई है। तो यहाँ पर तालिब इल्म जो है वो इस एग्जीबिशन को सराह रहे हैं। जी आगे बढ़ते हैं। कराची एक्सपो सेंटर में 17वीं आलमी बुक फेयर का चौथा रोज़ है। कुतुब मेले में सुबह से ही बड़ी तादाद में शहरियों का रश लगा है। मजीद जान लेते हैं हिरा जबीन से। हिरा बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में, जहाँ पर कराची इंटरनेशनल बुक फेयर जारी है और आज इस बुक फेयर का चौथा रोज़ है और गालिबन कल भी ये बुक फेयर जो है जारी रहेगा। आज संडे का दिन है, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में अहलियान कराची ने यहाँ पर शिरकत की है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिनाजुल कुरान पब्लिकेशन के एक स्टॉल पर, जहाँ पर ना सिर्फ दीनी किताबें मौजूद हैं बल्कि दीगर उलूम की भी किताबें मौजूद हैं। मेरे साथ इस स्टॉल के जो हैं की ऑनर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी मैम बताइएगा, अपने इस स्टॉल के हवाले पे से कौन कौन सी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं? जी, ये स्टॉल हमारा मिनहाजुल कुरान पब्लिकेशंस का है, जिसे मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट कराची ने ऑर्गेनाइज़ किया है और बेसिकली यहाँ पे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की बुक्स हैं, जिन्होंने 1000 से ज़ायद किताबें लिखी हैं और 600 से ज़ायद किताबें हमारी पहुँच में हैं इस वक्त। मैं आपको ये भी ज़रूर बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हर मौजू पे किताब आपको मिल सकेगी। कुरानियात है और अहादीस मुबारका है, मजमूए अहादीस हमारे पास है और कानून है, इकनॉमिक्स है और करंट जो इश्यूज़ हैं, अफेयर्स हैं, उस पर भी हमारे पास किताबें मौजूद हैं। हर एज ग्रुप के यहाँ पे विजिटर्स हमारे पास आ रहे हैं। इनमें ख़वातीन भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं यहाँ के। वो हमसे गाइडलाइन लेते हैं कि हमारा फ़लाँ टॉपिक है थीसिस का, तो आप हमें गाइड करें, और इसी तरह से वो बुक्स अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जी, हमारे साथ मिनाजुल कुरान पब्लिकेशन की जो है इस स्टॉल के ओनर मौजूद थी, जिनका कहना ये है कि इनके स्टॉल पर ना सिर्फ दीनी किताबें बल्कि दीगर जो उलूम हैं, साइंसी उलूम है और दीगर उलूम की किताबें भी मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स। बहुत शुक्रिया हिरा, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट में कराची बार एसोसिएशन का सालाना इशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि हमारे नए आर्मी चीफ बहुत अच्छे,
और उम्मीद है कि वो अपना काम बेहतरीन अंदाज में करेंगे। कराची बार की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में सालाना इशाइये में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस इरफान सादात समेत जजेस, वकला समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नए आर्मी चीफ बहुत अच्छे और प्रोफेशनल हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि आर्मी चीफ साहब जो बहुत प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट हैं, इंशाअल्लाह वो अपना इदारा बेहतर करेंगे, हमें अपने इदारे को बेहतर करने देंगे और हम सब अपने अपने इदारे इख्तियार में चलेंगे, तभी नेशन बनेगा, तभी पाकिस्तान मजबूत होगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर ने खिताब में कहा कि कराची बार और सिंध के तमाम वकला आईन व कानून की बालादस्ती के लिए नुमाया मुकाम रखते हैं। मुल्क के साथ बहुत ज्यादतियाँ की गयी, आईन व कानून को पनपने नहीं दिया गया, गैर जमहूरी कुव्वतों ने जमहूरियत का गला घोटा। बदकिस्मती से ये मुल्क जो अवामी और जमहूरी जद्दोजहद के नतीजे में वजूद में आया, इसके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की गई। यहाँ आइन और कानून को पनपने ना दिया गया। ताला आज़माओं ने अपनी साजिशों के ज़रिए इस मुल्क पे गैर कानूनी, गैर आइनी हुक्मरानी कायम की, जमहूरियत का गला घोंटा। तकरीब के मौके पर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की जानिब से मेहमानों और वकला में शील्ड्स और सिंधी टोपी और अजरक पेश की गई। कैमरामैन शेर फराज के साथ शाहजेब हुसैन, सिटी 21। कारोबारी खबरें शामिल करते हैं। तलब पर रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 71 पैसे और ओपन मार्केट में 50 पैसे महंगा हो गया है। माहिरीन कहते हैं कि बैरूनी कर्ज और दरामदी अदायगी पर रुपए पर प्रेशर देखा जा रहा है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 71 पैसे महंगा हो गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 223 रुपए 69 पैसे से बढ़कर 224 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बैरूनी कर्ज और दरामदी अदायगी पर रुपए पर प्रेशर देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के दौरान सकूक बॉन्ड के 1 अरब डॉलर की अदायगी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के दौरान एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जानिब से 50 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। इसी दौरान बैरूनी कर्ज की मद में 24 करोड़ डॉलर भी अदा किए गए। स्टेट बैंक के पास 12 माह के दरामदी बिल के बराबर 6 अरब 71 करोड़ डॉलर रह गए। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी एक हफ्ते में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 232 रुपए पर पहुंच गया। एक हफ्ते में यूरो 2.5 रुपए महंगा होकर 253 रुपए और बरतानी पाउंड भी 2.5 रुपए इजाफे से 66 रुपए 30 पैसे का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सोने की कीमतें भी बढ़ गई हैं। डॉलर की किल्लत की वजह से एक हफ्ते में फी तोला सोना 4000 रुपये और 10 ग्राम सोने की कीमत में 3429 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। मजीद महंगा, नई बुलंद तरीन सतह कायम। 1 तोला सोना 200 रुपए महंगा होकर नई बुलंद सतह 1,67,300 रुपए पर पहुंच गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 171 रुपए इजाफे से 1,43,432 रुपए तक पहुंच गया। सराफा बाजार के मुताबिक फी तोला चांदी की कीमत 1,890 रुपए की बुलंद सतह पर बरकरार रही, जबकि आलमी मार्केट में सोना $3 कमी से 1,797 डॉलर फी औंस का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर बहुत ही बढ़ गया है और डॉलर नायाब है, मिल नहीं रहा, तो इसका इफेक्ट सोने पे पड़ रहा है और ये आगे मज़ीद तेज़ी नज़र आ रही है कि ये तेज़ी होगी, माल मिलेगा नहीं और बाइंग बढ़ गई है और परचेजिंग क़ुव्वत ख़रीद लोगों के पास नहीं है, लोकल आदमी के पास इन्वेस्टर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में फी तोला सोना 4,000 रुपए महंगा हुआ और 10 ग्राम सोना 3,429 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन सदर हाजी हारून चांदी का कहना है कि डॉलर की शदीद किल्लत की वजह से सोने की कीमतों में तेजी है। देखिए, इस हफ्ते में तकरीबन सोना 1 तोला 4,000 रुपये का इजाफा हुआ है और 10 ग्राम जो है 3,429 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि चांदी जो हुई है वो 110 रुपये तोले में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में फी तोला चांदी की कीमत में 110 रुपये का इजाफा देखा गया। खेल के मैदान से खबर है, इतवार के दिन कराची की सड़कों पर जहां क्रिकेट खेलने वालों का रश होता है तो वहीं मैदानों में भी खूब क्रिकेट खेली जाती है। पाकिस्तान में मद्रास कमेटी की जानिब से फ्रेंडली क्रिकेट लीग का एहतमाम किया गया है। बात करेंगे इस हवाले से ताबिश मीर से। ताबिश, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, और बात की जाए इतवार के रोज़ शहर कायद के मुख्तलिफ ग्राउंड जो हैं
वो ना सिर्फ जो खेल से वाबस्ता जो अफराद हैं वो इन दिन में जो है ख़ास तौर पर क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इस वक्त जहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं ये KGA जिमखाना है, जहां मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि मैच का सिलसिला भी जारी है और T20 मैच हो रहा है और पाक मद्रास और एयरपोर्ट की टीमें आमने सामने हैं। बात की जाए पाक मद्रास के हवाले से, तो पाक मद्रास के हवाले से जैसे ही हम बात करते तो हिंदुस्तान में जो मद्रास कम्युनिटी है उनकी जानिब से जो है इवेंट का यहाँ एहतमाम किया गया है और माइग्रेशन के बाद ये कम्युनिटी यहाँ आबाद है और उन्होंने अपनी टीम बनाई है क्रिकेट की जो इन एक्शन दिखाई दे रही है। और इसी हवाले से हमारे साथ पाक मद्रास के 2 खिलाड़ी भी मौजूद हैं, उनसे भी इस सिलसिले में बात करते हैं। जी मुझे बताइएगा, आपकी कम्युनिटी की जानिब से क्रिकेट खेला जाता है तो हफ्ते में कितने दिन आप लोग क्रिकेट खेलते हैं और ये मैचेस का सिलसिला वक्तन फ़वक्तन जारी रहता है? हम हर संडे क्रिकेट खेलते हैं, रेगुलरली मैचेस लेते हैं। अगर संडे ना हो तो सैटरडे को खेलते हैं। इसके अलावा हम टेप बॉल के भी हमारी टीम्स हैं, तो हम टेप बॉल और हार्ड बॉल दोनों खेलते हैं साथ। अच्छा, मेरे साथ एक और भी दोस्त मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। अच्छा, किस तरीके से देख रहे हैं आज का मैच और अपनी कम्युनिटी के हवाले से बताइएगा, वो क्रिकेट के अलावा और कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है? एक्चुअली तो फिलहाल तो सिर्फ क्रिकेट ही हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं क्रिकेट पे, क्योंकि क्रिकेट तो क्रिकेट ही होता है, क्योंकि हमारा एक शौक है क्रिकेट खेलने का। तो हमें पाकिस्तान भी हमें बड़ी सपोर्ट करती है। हम मद्रास चेन्नई से हमारी ताल्लुकात है, यानी कि हमारी रहाइश तो कराची पे ही है, पाकिस्तान पे ही है। बस हर सैटरडे हम मैच खेलते हैं अपना। जी, आपने देखा क्या कुछ कहना था। हमारे साथ जो है मद्रास कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं खिलाड़ी मौजूद थे और उनका इस हवाले से यही कहना था कि क्रिकेट के हवाले से जो है इनकी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा शौक़ रखती है और हर इतवार को जो है जिस तरह शहर कायद के दीगर जो बासी हैं क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं, तो इनकी जानिब से भी जो है क्रिकेट उस तरीके से होती है और ये भी ख़ास तौर पर संडे को जो है क्रिकेट डे के तौर पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपने हमें अपडेट किया। मारूफ सनतकार करीम छापरा ने अपने घर पर पुरानी गाड़ियां आज भी अपनी असल हालत में संभाल कर रखी हैं। कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता। ताहा मलिक की रिपोर्ट है। पुरानी गाड़ियों को उनकी असल हालत में बरकरार रखना आसान काम नहीं। करीम छापरा की कार कलेक्शन में कायद-ए-आज़म की ज़ेर इस्तेमाल रोल्स रॉयस के साथ साथ 1960 की MG और 1964 की मस्तांग शामिल हैं। MG 1960 मॉडल ब्रिटिश स्पोर्ट कार है, जिसके जरिए करीम छापरा ने 10 मुल्कों पर मुश्तमिल रैलियों में भी हिस्सा लिया। मैं एक बहुत लकी कहूँगा कि आई वॉज इन्वाइटेड इन कॉन्कोर्स द एलिगेंस इन 2012 और एक नहीं मेरी 2 गाड़ियाँ को इनविटेशन मिली थी और मैं और मेरा बेटा ताहा छापरा हम दोनों जो है वो यहाँ से ये 2 गाड़ियाँ हम लेकर और कुवैत गए थे एंड गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड ऑन अस और हम दोनों ने जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन जीती थी। देयर वर लॉट्स ऑफ कार्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से गाड़ियाँ आई हुई थी। उनकी कार कलेक्शन में दूसरी कार मस्तांग 1964 है, जिसे उन्होंने अपने बेटे को तोहफे में दी है, जो खुद भी पुरानी गाड़ियों के शौकीन हैं। जो रेड दूसरी गाड़ी आपने देखी है मस्टैंग, ये 1964 की है और ये मेरे बेटे को मैंने गिफ्ट की थी व्हेन ही टर्न 21 और अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी बड़ा शौक है इस गाड़ी का। करीम छापड़ा का कहना था कि पाकिस्तान भर में पुरानी गाड़ियां रखने के शौकीन मौजूद हैं, जिसमें नौजवान नस्ल नुमाया है। वैसे तो इन पुरानी गाड़ियों के कलेक्शन को रखना ही एक कमाल है, लेकिन इनकी मेंटेनेंस को देखकर करीम छापरा साहब के शौक को दाद देनी होगी। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा ताहा मलिक, सिटी 21 कराची।